यूपीपीसीएस मेंस 2025 का मेंस जो होने वाला है 2026 में, उसका डेट आ चुका है। उसका डेट है 29 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक। तो प्लीज इस डेट को आपने देख भी लिया होगा। अब बची है स्ट्रेटेजी की बात और एग्जामिनेशन की बात। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैंने बहुत सारे वीडियोस, आपके जितने सिलेबस है उनके जितने टॉपिक्स है, एक एथिक्स के पेपर को छोड़ के मैंने सारे आपके मेंस के जितने भी सिलेबस के टॉपिक्स है ऑलमोस्ट मैंने डिस्कस किया है। कुछ चीजें अभी छोड़ी है, जैसे कि यूपी से रिलेटेड जितने भी स्कीम्स हैं, यहाँ के प्रोग्राम्स हैं, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है, वो अभी मैंने वीडियो भी नहीं बनाई है, उसे मैं अपलोड करूंगी। उसके अलावा बचा इकोनॉमिक सर्वे और बजट, तो इन दोनों पे भी मैं वीडियो जल्दी ही कोशिश करती हूँ बनाने की। और प्लीज मेरे प्रीवियस सारे वीडियोस को देख लीजिए आप। यूपी पीसीएस के बहुत सारे मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, बहुत सारे मैंने टॉपिक्स लिए, उस पर मैंने डिस्कस किया है। तो उन सारे जाके देखिए मेरे वीडियोस पे, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अब बच्चे की अभी आपको क्या करना चाहिए, जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको एक बहुत ही अच्छा खासा टाइम मिल चुका है, बहुत ही लंबा टाइम मिला है प्रिपरेशन के लिए। तो उनकी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट मुझे लगता है जो भी हैं लोग वो कंप्लीट हो चुकी होगी, ठीक है। और कंप्लीट होने के बाद सिर्फ आप एक ही काम करेंगे। अब कोई ऐसे टॉपिक ज़्यादा, अब करंट से रिलेटेड टॉपिक बहुत मत लीजिए, जो है उसको रिवाइज कीजिए। मल्टीपल टाइम्स आप उन चीज़ों को रिवाइज कीजिए। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, आप 4 से 5 घंटे का अपना टाइम एवरी डे, 4 से 5 घंटे का टाइम केवल राइटिंग प्रैक्टिस पे दीजिए। अब मटेरियल प्रिपरेशन का टाइम आपका एक तरह से ये मान सकते हैं कि निकल चुका है। अब कहने 1 महीने का टाइम है आपके पास। अब जितनी ज़्यादा आप चीज़ों को अपने रिवाइज कर सकते हैं कीजिए। और अगर आपने सिनॉप्सिस तैयार किया होगा तो सामने सिनॉप्सिस रखिए। जितने भी टॉपिक्स हैं आपने तैयार हालांकि किया होगा, सिनॉप्सिस रखने के बाद आप क्या करें कि उससे जो भी है, मान लीजिए आपकी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के टॉपिक है, सपोज मैंने लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, सस्टेनेबल, पहले तो उसका डेफिनेशन, सबसे पहले मैं जब भी आपको आंसर राइटिंग की बात बताइए, एक दिन और मैं क्लास लूंगी आपकी इसके लिए, आंसर राइटिंग के लिए। और आंसर राइटिंग का सबसे पहला होता है हमारा कि कंसर्न ये होना चाहिए, आपके अंदर एक उत्सुकता होनी चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्यों पूछा गया है, और इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। आजकल जनरली जो क्वेश्चन आते हैं मेंस के, वो कभी भी एक पार्ट में नहीं होता, 2 या 3 पार्ट्स में वो क्वेश्चन को डिवाइड किया गया होता है। तो उसको आप उतनी ही, जितनी आपको 3 पार्ट में अगर कोई क्वेश्चन तोड़ा गया है, तो आप उनके जो स्पेस देंगे या जगह देंगे या टाइम का अलॉटमेंट जो होगा आपका, उसको 3 भाग में करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। कॉमन क्या आपके लिए होता है, सबसे पहले इंट्रो का कॉमन पार्ट होता है, वो एक क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स हो कॉमन एक ही इंट्रो आपका होगा, और लास्ट जो होगा वो कंक्लूजन भी एक ही होगा। तो सबसे पहले इंट्रो में एक काम करनी चाहिए आपको, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उसको केयरफुली सुनेंगे। सबसे पहले सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पूछा गया। अब आप सबसे पहले उसका डेफिनेशन टू द पॉइंट शुरू करेंगे कि डेफिनेशन होता क्या है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है। और अगर किसी का बहुत अच्छा कोट है उससे रिलेटेड, अगर किसी वैज्ञानिक का, MS स्वामीनाथन जी का, जनरली अगर एग्रीकल्चर से बात है तो MS स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट आप जरूर देख लेंगे। जितनी भी उनके रिकमेंडेशंस है, उनकी रिपोर्ट है, वो सारी देख लेंगे, ठीक है, जो भी कृषि वैज्ञानिक है। और उसके बाद क्या करेंगे, किसी ऐसे फेमस अगर कोई है, साइंटिस्ट है, पर्सनालिटी, उनके कोट से अगर शुरू कर सकते हैं तो वहाँ कर सकते हैं आप, ठीक है, कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ये होता है। और अदरवाइज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का आप 2-3 लाइन में देखिए, उससे रिलेटेड जो भी आपको रेलिवेंट डेटाज हैं, ठीक है, रिसेंट डेटा जो है वो आपको दे देने हैं। तो हमेशा याद रखेंगे कि आपके जो इंट्रो का पार्ट होना चाहिए वो एक तरह से पूरे आपके जो जितना भी आपका आंसर राइटिंग है उसका एक तरह से सिनॉप्सिस होना चाहिए, रिफ्लेक्शन होना चाहिए। कोई भी आपके इंट्रो पार्ट को देख के ये समझ सके कि आपने उसकी जितनी मेन उसकी आंसर राइटिंग है, मेन बॉडी पार्ट है, उसमें आपने क्या क्या लिखा है, ठीक है। और ये जरूर दिखा दे आपके 6 से 7-8 लाइन का जो होगा आपका इंट्रो, बहुत ही शानदार होना चाहिए, क्योंकि सारे लोगों का जो माइंडसेट होता है ना वो आपके इंट्रो पे ही सबसे पहले जाता है। आप ये मान सकते हैं कि 30% जो वेटेज होगा आपके इंट्रो से शुरुआत हो जाएगी उसकी। वो करने के बाद अगर 3 पार्ट में या 2 पार्ट में क्वेश्चन को डिवाइड किया हुआ है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि उस पार्ट को सबसे पहले उतने स्पेस देंगे, ठीक है। अगर आपको 600-700 शब्दों में, इसमें तो 600-700 शब्दों में है नहीं, अब तो लिमिटेड हो गया है, काफ़ी कम हो चुका है। तो लेकिन आप इंट्रो देने के बाद उतने सबको बराबर डिवाइड करेंगे।
ये ध्यान करना है। कभी कभी होता है हम फ्लो में इन चीज़ों को भूल जाते हैं, पूछा कुछ और, एक बार शुरू किया फर्स्ट उसका जो पोर्शन, उसके बाद हम लगे हुए हैं और लास्ट पता चला कि कंक्लूजन का टाइम आ गया। तो ऐसा नहीं करना है। दूसरी बात है कि अब क्वेश्चन, चूंकि यूपीपीसीएस का जो भी फॉर्मेट है वो चेंज हो चुका है, तो आपको आंसर राइटिंग में हमेशा रेलिवेंट चीज़ें देनी है। पहली बात, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा बात नहीं बनानी है, एक भी लाइन नहीं बनानी है। टाइम अलॉटमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट जो होना चाहिए वो बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए, और उस पर आपकी 1 महीने की प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट जो बात है आपके लिए वो है कि जब आप लिख ले, सारी चीज़ें लिख लेते हैं, एक तो टू द पॉइंट करने के बाद आप पॉइंटर में उनको देना शुरू कर दें। ठीक है, पॉइंट्स में दें, और पॉइंट में कभी भी 1 पॉइंट, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर दे के पॉइंट नहीं देना चाहिए। ठीक है, ये साइकोलॉजिकली एक है कि जब भी कोई देखता है कि अच्छा आपने मान लीजिए पहला जो आपका पॉइंट है, पहला जो हेडिंग है उस पर आपने 5 पॉइंट दिया, आपको 5 पॉइंट आते थे, दूसरा में आपने 7 पॉइंट दिया, तो एग्जामिनर को लगता है कि अच्छा इसमें इसकी थोड़ी सी नॉलेज कम है। ठीक है, उनको इससे कोई लेना देना नहीं, आपके पास टाइम मैनेजमेंट कैसा है या फिर आपने नहीं लिखा। तो इसलिए कभी भी पॉइंट, जब भी आपको पॉइंट में देना हो आंसर, तो आप ऐसे एरो करके चल सकते हैं। ठीक है, अपना एक सिंबल बना लेंगे, एरो करके चल सकते हैं। और आपको अगर दूसरे पेन यूज करना हो, अगर टाइम है अच्छी मैनेजमेंट, तो दूसरा जरूर बोल्ड, उसको अंडरलाइन करना ना छोड़े, अंडरलाइन बहुत अच्छे से होना चाहिए। प्रेजेंटेशन आपका बहुत ही खूबसूरत होना चाहिए, कहते हैं ना जैसे बहुत ही प्रेजेंटेटिव होना चाहिए, सारी चीज़ें बहुत ही खूबसूरत। तीसरी चीज़ है कि जहां आपको स्कोप मिलता है वहां एक छोटा सा मैप जरूर ड्रॉ करें। मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगी अभी। ठीक है, मैप, छोटा सा मैप एक बॉक्स में बनाए। मैप को कभी भी ऐसे रॉ नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, ओपन नहीं छोड़ना चाहिए, मेरा मानना है। छोटा सा एक मैप, जैसे मान लीजिए कि यूपी का आपको मैप ड्रॉ करना है, आपको यूपी का लेकिन आउटलाइन पता होना चाहिए। ठीक है, और चूंकि यूपी में डिस्ट्रिक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, तो हर जगह का आपको पॉइंट किस तरह समझा नहीं सकते, तो आप यूपी का एक आउटलाइन बनाना सीख लेंगे अच्छे से। यूपी का आउटलाइन बनाया और ये बता दिया कि मान लीजिए कि आपके गन्ने का क्षेत्र पूछा जा रहा है, तो एक थोड़ा सा उसको करके हाईलाइट कर देंगे कि गन्ने का ये क्षेत्र है। ठीक है, पश्चिमी ज़्यादा है, पश्चिमी यूपी, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। और छोटा मैप, और दूसरी बात कि मैप का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। जनरली अगर यूपी से 2 क्वेश्चन आ गए तो आप करेंगे, वही आउटलाइन बनाएंगे, लेकिन जनरली मैप के जैसे हमारी क्या एक टेंडेंसी होती है कि इंडिया से जब भी हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन को लिखते हैं तो इंडिया का यहाँ भी मैप बना दिया, वहाँ भी मैप बना दिया, हर जगह उसकी रिपीटेशन चली जा रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन को 2 बार नहीं पूछा जा रहा है। सपोज कि आपसे पूछा जा रहा है हिमालय की आपको उत्पत्ति पूछा जा रहा है, ठीक है, तो हिमालय की उत्पत्ति में आपको क्या करना है? 2 काम कर सकते हैं। एक छोटा सा ड्रॉ करके मैप, एक छोटा सा आउटलाइन बना के हिमालय के वहाँ के जो लोकेशन को बता सकते हैं छोटे से, और दूसरा क्या कर सकते हैं, एक थोड़ा इन लार्ज डिटेल मैप बना के केवल हिमालयन पार्ट को आप दिखाएंगे। हमको पूरे इंडिया की मैप को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बहुत मोनोटोनस हो जाता है क्योंकि उसकी रिपीटेशन और बार हो जाएगी। ठीक है, अगर आपसे पेनिनसुलर इंडिया के बारे में पूछा जा रहा है, दक्कन प्लेट्यू के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप सिर्फ वहीं से शुरू करेंगे, रन ऑफ कच्छ से शुरू करके आप ले जाएंगे कहाँ तक, वेस्ट बंगाल तक। कोस्टल एरियाज को कवर करना है आपको, और ऊपर से आपको बुंदेलखंड, यहाँ मालवा प्लेट्यू से लेके बुंदेलखंड, वहाँ कैमूर तक लेके आपको करना है, राजमहल की पहाड़ियों को इंक्लूड करते हुए। ठीक है, तो ये आपकी क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आपको रिपीटेशन किसी भी चीज़ की आपको नहीं करनी है। पहली बात ध्यान रखें, सबसे ज़रूरी है रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। जो आपकी बात हो वो लॉजिकल होना चाहिए, और मैक्सिमम आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि जो भी आप कॉन्सेप्ट या कुछ भी लिख रहे हैं उसके आप फेवर में या सपोर्ट में, ये कह सकते हैं, कोई आपके पास डेटा होना चाहिए। उसके ऑथेंटिसिटी को प्रूफ करने के लिए इससे बेहतर कोई तरीका नहीं होता। तो ये आप इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखेंगे। तो उसके बाद जो भी आप आंसर राइटिंग करने के बाद जो कंक्लूजन की बारी आती है, तो इसको ध्यान रखना है कि कंक्लूजन जो होना चाहिए, चाहे आपसे क्रिटिकल एनालाइज करने के लिए पूछा जाए, क्रिटिकली एनालाइज कीजिए किसी क्वेश्चन को, ये भी पूछा जा सकता है, जिसमें आपको अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू डालना होता है। आप क्या सोचते हैं उस जो भी पर्टिकुलर टॉपिक है उसके बारे में आपकी क्या राय है, ये भी पूछा जा सकता है, आलोचनात्मक जो होता है। लेकिन उसके बावजूद जब भी आप कंक्लूजन पे जाएंगे तो ध्यान रखना है कि कंक्लूजन हमेशा एक बैलेंस्ड होना चाहिए।
ठीक है, कभी पक्षपात के तरीके से नहीं लेना चाहिए कि अगर आप कोई निगेटिव ही क्वेश्चन पूछा जाए, सपोज आपसे साइबर क्राइम का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, तो साइबर क्राइम के सारे आयाम को आप तो दिखा दिए हैं आपने आंसर राइटिंग में। उसके बाद आपको करना क्या है कि उसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, मेजर्स क्या क्या लेने चाहिए, ये जरूर आप बताएंगे ऐसे क्वेश्चन के आंसर में। और नीचे बताएंगे कि चूंकि इसकी चुनौतियां क्या है आपने बता दी, अब इसमें फ्यूचरिस्टिक अप्रोच देंगे कि कुछ कमियां भी रहती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कमियों की वजह से कोई समस्या आए। कभी कभी हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करते, हमारे सिस्टम का अपग्रेडेशन स्लो होता है, वो टाइम के अकॉर्डिंग नहीं होता है, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग नहीं होता है, तो उसे हमें अभी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और ये काम बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है यूपी में। कुछ ऐसे अगर स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स आपको पता है, वो ज़रूर मेंशन कर देंगे। अगर उसको आपको सक्सेस रेट पता है तो करके आप ज़रूर दिखाएंगे कि इसमें अच्छी कामयाबी मिल रही है, अच्छी सफलता मिल रही है। और आगे के दिनों में इसे हमें पूर्ण विश्वास है कि हम साइबर क्राइम पे बहुत हद तक, 100% कहें या हद तक, हम इस पे रोक लगाने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, आपको ये नहीं कहना है कि इतने क्राइम, इसके कारण साइबर क्राइम इतने बढ़ गए हैं, ये बढ़ गए हैं, वो ठीक है, लेकिन आपको बताना है कि आप क्या कर सकते हैं। आप जब भी एसडीएम बन के जाएंगे तो आपसे प्रॉब्लम्स, आपसे कोई नहीं, प्रॉब्लम सबको पता है कि प्रॉब्लम क्या है। आपको प्रॉब्लम बताने के लिए वहां नहीं भेजा जा रहा है, आपको उसको सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन को फाइंड आउट नहीं, निकालना भी है, अपने आप से क्रिएट भी कभी कभी करना पड़ेगा। तो कभी भी आप कोशिश, जब भी आंसर राइटिंग करें तो ध्यान रखें कि आप किस काम के लिए, किस पोस्ट के लिए जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर को फ्रेम करना सीखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, और पैनिक होने से यकीन मानिए, कई लोग अभी मेरा ये छूट रहा है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑनलाइन में इतनी इंफॉर्मेशन है कि आप थक जाएंगे लेते लेते, वो कभी आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो बेस्ट तरीका ये है, थोड़ी बहुत चीज़ें जो भी ऑनलाइन आपको ज़रूरत होती है ले लेंगे, लेकिन पैनिक नहीं होना है, मार्केट से सामान ज़्यादा अपने रिसोर्सेज नहीं लेने हैं, और जो आपके पास रिसोर्सेज है मल्टीपल टाइम यूज़ करें। और क्योंकि ऑनलाइन में सारी चीज़ों के आपके आंसर तो मिले जाएंगे, तो उसको बस आप छोटे छोटे सिनॉप्सिस में लिखते रहें, चीज़ों को थोड़ा क्रिएटिव बनाने की कोशिश करें, और अपना जो आपका टाइम टेबल है वो खुद के अकॉर्डिंग तैयार करें। उससे पहले 1 वीक पहले, मैं एग्जामिनेशन के 1 वीक पहले नहीं, 10 दिन पहले मैं आपको एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बताने वाली हूँ। एग्जामिनेशन से 10 दिन पहले मैं बताऊंगी, उस वीडियो को जरूर देखिएगा आप। और अगर आप जैसे मेरे को मैसेज करते हैं कि यहाँ ये दिक्कत हालांकि जल्दी किसी को आजकल होती नहीं है, वो दिक्कत, सारी प्रॉब्लम पता चलती है एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, तो मैं सारी चीज़ों की आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगी, बस आप मैसेज करते रहिएगा। और मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए, मैं ये कभी भी चैलेंज नहीं, किसी चीज़ की मैं वो नहीं लगाती हूँ कि हाँ भाई मैं दावा करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगी कि जो लोग मेरे वीडियोज़ को देख के जाएंगे और जिनकी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि दूसरों पर वो लीड लेंगे, ये मैं ज़रूर कर सकती हूँ। 15-20 नंबर, 30 नंबर का फ़र्क ज़रूर रहेगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझाई हैं। और पहले वीडियो में मैंने एक बात बोली थी अपने, कि जिसको अपने सिलेबस पे कमांड हो गया, सिलेबस वो पकड़ में आ गई, उसके सारे टॉपिक उसको पता है, उनके फिंगर टिप पे सारे टॉपिक्स हैं, तो ये मान के चलिए कि आप 70% ये जंग जीत चुके हैं। क्योंकि आप जब भी कुछ पढ़ेंगे, मैगजीन पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, न्यूज़ सुनेंगे, कोई ऐसी न्यूज़ देख रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हैं, तो आपको पता है कि आपको क्या लेना है और क्या छोड़ना है, किन सेक्शंस को आपको कवर करने हैं और कहाँ से छोड़ देने हैं। अदरवाइज क्या करेंगे आप, एक आपका जो डस्टबिन बन जाएगा, सारा गार्बेज आप, अगर आपके पास पूरा आपको याद नहीं है अपने सिलेबस के टॉपिक्स, तो आप क्या करते हैं, एक डस्टबिन बन जाते हैं। ये वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए, सॉरी। लेकिन होता क्या है कि सारी इन्फॉर्मेशन को आप इकट्ठा करते जाते हैं, मार्केट से ये भी मिला, उठा लिया हमने, यहाँ से कुछ मिला, लगा कि नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसा हमारा माइंडसेट हो जाता है, एक फियर अंदर आ जाता है कि अगर ये मैंने मटेरियल छोड़ दिया तो शायद सिलेक्शन नहीं होगा। आप प्रीवियस ईयर के, उसके बाद दूसरा जो है सबसे बड़ी चीज़ जो है स्ट्रेटेजी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें। वो 2 चीज़ें आपके टेबल पे हमेशा होनी चाहिए।
और तीसरा, कोई भी रफ आप नोटबुक रखें, बहुत अच्छी कॉपी रखने की ज़रूरत नहीं है, और लिखते रहे कहीं भी आप बाहर बैठे हो। ये हमारी एक होती है ना टेंडेंसी कि जब लिखना शुरू करते हैं तो एक तो लगता है कि बहुत ही खराब है, ये छोड़ दीजिए। आप जैसा लिख रहे हैं बाकी भी वैसा ही लिख रहे हैं, बस आपके और उनके जीत में एक ही अंतर है, उनमें कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा है जो जीतेंगे। उनको पता है कि सब इसी रेस में लगे हुए हैं, सबकी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट, जिसने भी पीटी क्वालिफाई किया जिन लोगों ने, उनकी प्रिपरेशन जो है ऑलमोस्ट एक ही होती है, दो ही चीज़ होती है, उनकी स्ट्रेटजी जीतने वाले की, सफलता पाने वाले की, और उनका कॉन्फिडेंस। वो किसी भी बात से, किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते हैं। उनको अपने स्ट्रेटजी पे, अपनी जो भी टाइम टेबल है, किसी को फॉलो भी जनरली नहीं करते, मैंने तो ये देखा है। आप अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम सेट कीजिए, आपको कितने घंटे पढ़ने हैं, कितने सुबह पढ़ना है, रात में पढ़ना है। हाँ, एग्जामिनेशन के पहले कोशिश करेंगे 1 वीक पहले से आप अपना रूटीन बिल्कुल सेट कर लेंगे, ठीक है। दिन में सोने की जिन लोगों को भी आदत है वो बंद कर देंगे, अभी से बंद करने की कोशिश करें, अभी से भी कर सकते हैं। और कोशिश करेंगे कि आप जो एग्जामिनेशन जितने देर का है उतने दिन में, मैं लास्ट में बताऊंगी कि आपको क्या करना है 10 दिन पहले की स्ट्रेटेजी होगी। और अभी से आप पढ़ना शुरू करें, क्योंकि अब गर्मियों की शुरुआत हो रही है, तो अपने डाइट को बहुत ही कंट्रोल रखें, और प्लीज़ बाहर जाने से बचें, ठीक है। जितने लोगों से आपका इंटरेक्शन होगा वो आपको अलग अलग तरीके की बात बताएंगे, ये भी पढ़ना चाहिए, तुमने वो कैसे छोड़ दिया, अरे मैं तो 4 बजे से उठ के पढ़ता हूँ, मैं तो 4 बजे से उठ के पढ़ती। आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कीजिए, और बहुत खुश होके कीजिए कि कुछ आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, रेस में बहुत लोगों से आगे हैं आप। जो लोग भी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाते उनसे आप बहुत बेटर हैं, ठीक है। और जो भी कमेंट हो, जो भी, प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए थैंक यू।